हेलो स्टूडेंट, हरी सदनम लर्निंग हब में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग केमिकल रिएक्शंस को देखने वाले हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, ए टू जेड रासायनिक अभिक्रिया के टॉपिक को हम कंप्लीट कर लेंगे। आज हम लोग जान लेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया के साथ साथ रासायनिक समीकरण क्या होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण में बेसिकली क्या डिफरेंसेस हैं। सारी बातें इस वीडियो में आप बहुत जल्दी से कवर कर लेंगे। क्लास जो 10th वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो हम इस वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आप लोग हरी सदनम लर्निंग हब को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। ये आप इस तरीके से देख रहे हैं कि किस तरीके से ये दृश्य दिखाई पड़ रहे हैं। आपको बादल एक तरीके से दिखाई पड़ रहे हैं, एक जार के अंदर कोई किसी तरीके का लिक्विड है, उसमें अच्छे से बादल दिखाई दे रहे हैं। ये आपको एक केमिकल रिएक्शन दृश्यमान है, केमिकल रिएक्शन दिखाई पड़ रही है। इसके नीचे अगर आप अगली पिक देखना चाहें तो यहाँ पे सन है, मतलब प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है फोटोसिंथेसिस की, तो उसकी ये दिखाई गई है। सनलाइट कंज्यूम करना, ऑक्सीजन लेना, ग्लूकोज छोड़ना, ऑक्सीजन छोड़ना, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करना, इधर रूट से क्या वाटर, मिनरल्स, ये सारी बातें हम कवर करेंगे। इधर आप एक लिक्विड देख सकते हैं बढ़िया कलर्ड वे में। ये सारे के सारे एग्जाम्पल सर किसके हैं? ये सारे के सारे एग्जाम्पल केमिकल रिएक्शंस के हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं के हैं। तो क्या आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझ में आ रही है कि हम क्या बात करने वाले हैं आज के वीडियो में? उम्मीद है आपको ये बात समझ में नहीं होगी कि केमिकल रिएक्शंस, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती हैं। अब हम सबसे पहले जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती हैं और इनके उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं और इसकी परिभाषा क्या होगी। अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वीडियो बहुत उपयोगी है, पूरा लास्ट तक अवश्य देखिएगा। सबसे पहले हम चर्चा करें कि क्या है रासायनिक अभिक्रिया। आखिरकार क्या है रासायनिक अभिक्रिया? इसे हम रसायन विज्ञान में पढ़ते हैं, इसलिए रासायनिक अभिक्रिया। इसमें परिभाषा आप लिख सकते हैं, जब दो या दो से, हमने इसमें लिख दिया है, इसको लिखेंगे, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं, एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो हम कहते हैं सर यहां पर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। तो हम क्या कहते हैं सर? यहां पे रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। ये दो फिगर आप देख सकते हैं। इसमें मैंने कहा H2 गैस है, H2 मतलब हाइड्रोजन, प्रतीक चिन्ह आप जानते होंगे बेसिकली। और इसमें मैंने कहा O2 ऑक्सीजन है, इसमें ऑक्सीजन गैस है। अब अगर हमने हाइड्रोजन गैस में इस जार से ऑक्सीजन गैस को मिला दिया, हाइड्रोजन जार से ऑक्सीजन गैस को मिला दिया, तो एक नया कुछ पदार्थ बन जाएगा। एक पदार्थ हाइड्रोजन था, एक पदार्थ ऑक्सीजन था, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलकर एक नया पदार्थ जब बना देंगे, हम कहेंगे सर यह रासायनिक अभिक्रिया घटित हुई है। यहां पर रासायनिक अभिक्रिया हुई है, यह है केमिकल रिएक्शन। बताओ क्या यह बात समझ में आई? जब एक या दो से अधिक, ये दो हमने लिए हैं, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, 3, 4, 5, दो या दो से अधिक कितने भी पदार्थ आपस में मिलकर एक नया पदार्थ बनाएंगे, हम कहेंगे यह रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है, केमिकल रिएक्शन का उदाहरण है। बताओ रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया समझ में आई? अब अगर इसको थोड़ा सा प्रेजेंट करना चाहें तो इसको इस रूप में प्रेजेंट कर सकते हैं। एक सेकंड रुकिए। हमने कहा कि ऑक्सीजन ने अभिक्रिया करी, ऑक्सीजन ने किसके साथ अभिक्रिया करी? हाइड्रोजन के साथ। हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करी ऑक्सीजन ने, क्या बना दिया सर? एरो लगा के हमने कहा इसने जल बनाया। सर क्या बनाया? जल बनाया। जल मतलब पानी, H2O। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलकर जल बना रहे हैं। इस बात को हमने पहले हिंदी में लिखा था और यह काफी जटिल प्रक्रिया थी, या फिर हम इसको हिंदी में ऐसे समीकरण के रूप में ना लिखकर हम ऐसे भी लिखते। कैसे लिखते? कि जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आपस में क्रिया करते हैं तो जल बनता है। लगभग एक लाइन हमें लगती मिनिमम इसको लिखने के लिए। इसको सरलीकृत करने के लिए एक नया कॉन्सेप्ट आया रासायनिक समीकरण का। किसका सर? रासायनिक समीकरण का। तो रासायनिक अभिक्रिया क्लियर है ना? दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बना रहे हैं। लेकिन इस रासायनिक अभिक्रिया को लिखने में बड़ी लंबी लाइनें लिखनी पड़ती थी, पेज भर जाते थे कि ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन से क्रिया करी, फिर इससे जल बना, और पूरी डिटेल लिखना ये काफी कठिन होता था। इसमें यह भी व्यक्त करना पड़ता था कि हाइड्रोजन के कितने अणु किसके साथ अभिक्रिया कर रहे हैं, तो यह अपेक्षाकृत कठिन था। इसको सरलीकृत करने के लिए एक कॉन्सेप्ट आया रासायनिक समीकरण का। तो रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक अभिक्रिया का समीकरणीय रूप, रासायनिक अभिक्रिया का बीजी या गणती तो नहीं कह सकते, बीजी कह सकते हैं। इस तरीके का गणितीय एक रूप या एक समीकरण के रूप में व्यक्त करना ही रासायनिक समीकरण कहलाएगा। अब देखना ध्यान से। अब यहां पे हमने सबसे पहले बात करी थी हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन ले लिया हमने पहले। हाइड्रोजन की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराई तो हमें जल प्राप्त हो रहा है। ये सूत्र है H2O जल का। किसका सर? जल का सूत्र है H2O जल।
ये हमें जल कब प्राप्त हो रहा है? जब हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया कराई तो हमें जल मिला, और ये एक समीकरण के रूप में व्यक्त किया गया है। ये रासायनिक समीकरण है, रासायनिक समीकरण यहाँ पे लिखा गया है। क्या आपको ये बात समझ में आई कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है और रासायनिक समीकरण क्या होता है? बताओ भाई, जल्दी से बोलो। रासायनिक अभिक्रिया क्या होगी? दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बना रहे होंगे, रासायनिक अभिक्रिया है। रासायनिक समीकरण क्या होगा? रासायनिक अभिक्रिया को हमने समीकरण के रूप में लिख दिया, ये आपका रासायनिक समीकरण होगा। अब क्वेश्चन ये है कि आखिरकार हमें रासायनिक समीकरण क्या क्या बताती है? क्या बताती है रासायनिक समीकरण? कितना कितना जानकारी दे देती है रासायनिक समीकरण? तो सबसे पहले हमें ये बता देगी कि कौन कौन अभिक्रिया कर रहा है। किसी भी अभिक्रिया में हमें यह पता चल जाएगा कि कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट, भाग ले रहा है। दूसरी बात हमें पता चलेगी कि कितने अणु भाग ले रहे हैं, कितने अणु भाग ले रहे हैं अभिक्रिया में, तत्वों के या पदार्थों के कितने अणु भाग ले रहे हैं। तीसरी बात हमें पता चलेगी अभिक्रिया की दर क्या है। सर ये अभिक्रिया की दर क्या होती है? दर क्या होती है? जिस गति से अभिक्रिया पूर्ण होती है। पता लगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिले तो इनको बनने में, H2O को बनने में 1 घंटे का समय लग गया, 1 घंटे का। और कभी कभी हो सकता है हमने कुछ ऐसा किया कि ये 30 मिनट में या 40 मिनट में बन गए, तो हम कहेंगे ये अभिक्रियाओं की दर क्या क्या है, अलग अलग है। अभी बात करेंगे इस पर भी, ठीक है। तो ये सारी बातें हमें समीकरण को देखते ही पता चल जाती हैं कि कौन कौन से अभिकारक भाग ले रहे हैं, कौन सी बातें हैं, कितने अणु हैं, कितनी दर है। ये सारी चीजें हम अभिक्रिया के समीकरण से पता कर सकते हैं, रासायनिक समीकरण से। अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट है कि अभिकारक और उत्पाद क्या होते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बेसिक है, अभिक्रिया के बाद हमें पता होना चाहिए अभिकारक और उत्पाद क्या होते हैं। तो वे जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, इसका मैं कलर चेंज कर लूं थोड़ा सा, एक सेकेंड रुकिएगा। जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं वे अभिकारक कहलाते हैं, और जो नया पदार्थ बनता है वो उत्पाद कहलाता है। जैसे यहां पे देखो, इस वाली अभिक्रिया में देखो, H2O और O2 दोनों अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, मतलब ये दोनों अभिक्रिया कर रहे हैं, तो इनको हम क्या कह देंगे? ये सर अभिकारक है। क्या है ये? अभिकारक हैं दोनों। और इधर जो H2O निकल के आया है, H2O ये केमिकल फॉर्मूला H2O जल का है, इसको हम उत्पाद कहेंगे, उत्पाद मींस प्रोडक्ट। तो क्या ये बात समझ में आई? अभिकारक जो अभिक्रिया में भाग ले रहे होंगे अभिकारक होंगे, जो मिलकर एक नया पदार्थ बन के सामने आएगा उसे हम उत्पाद कह देंगे। तो हमने कितनी बातें, रासायनिक अभिक्रिया क्लियर कर ली, रासायनिक समीकरण क्लियर कर लिया, अभिकारक और उत्पाद क्लियर कर लिए। आगे हम बात करते हैं, ये आ गई अभिक्रिया की दर। क्या सभी रासायनिक अभिक्रियाएं एक ही गति से होती हैं या एक ही दर से होती हैं? गति का अर्थ क्या है? दर भी हो सकता है। क्या सभी रासायनिक अभिक्रियाएं एक ही दर से होती हैं? दर यहाँ पे शब्द यूज कर सकते हैं गति की जगह। जी नहीं, इसका उत्तर है, इसका क्या आंसर होगा? नहीं सर, सारी अभिक्रियाएं एक ही दर से, एक ही गति से पूर्ण नहीं होती हैं। क्यों नहीं होती हैं? क्योंकि यह निर्भर करती हैं तापमान पर, दाब पर और उत्प्रेरक पर। तापमान सर कैसे हो सकता है नहीं, ज्यादातर अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे, ये एरो का साइन ऊपर की ओर होगा तो हम कहेंगे बढ़ाया है, नीचे की ओर होगा तो घटाया है। जब हम टेम्परेचर को बढ़ा देंगे तो अभिक्रिया की दर क्या हो जाएगी भैया? बढ़ जाएगी। टेम्परेचर बढ़ाने पर अपेक्षाकृत अधिकतम ज्यादातर अभिक्रिया की दर क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है, मतलब अभिक्रिया जल्दी से पूर्ण होगी। दाब बढ़ाने पर भी अभिक्रिया प्रभावित होती है और बढ़ जाती है। उत्प्रेरक का प्रयोग करने पर, उत्प्रेरक दोनों तरीके के काम कर सकते हैं। उत्प्रेरक का जब आप यूज करेंगे तो कभी कभी अभिक्रिया की दर क्या होगी? कभी कभी अभिक्रिया की दर कम भी हो सकती है और कभी ऊपर भी जा सकती है। तो उत्प्रेरक क्या होंगे? जो अभिक्रिया के दर को प्रभावित करेंगे, परिवर्तित करेंगे, या तो बढ़ा देंगे या कम कर देंगे। तो एक और यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछते हैं कभी कभी कि उत्प्रेरक किसे कहते हैं? तो उत्प्रेरक ऐसे पदार्थ होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रेरित करते हैं या रासायनिक अभिक्रिया की दर को परिवर्तित करते हैं, चाहे वो बढ़ा रहे हो या फिर घटा रहे हो। तो ये परिभाषा भी आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। एक बार मैं पुनः बोल दूं, उत्प्रेरक ऐसे पदार्थ होते हैं जो अभिक्रिया की दर को या तो बढ़ा रहे होते हैं या घटा रहे होते हैं, अर्थात परिवर्तित कर रहे होते हैं। तो ये एक और यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। एक सेकेंड, ये स्लाइड, हाँ ये देखो, एटम्स इन केमिकल रिएक्शंस, जो एटम्स होंगे वो केमिकल रिएक्शन में किस तरीके से रहेंगे? दे रियर चेंज, क्या लिखा है? सम एटम्स बॉन्ड्स आर ब्रोकन, कुछ एटम्स, जो कुछ अणु होंगे ना वो टूट जाएंगे उनके बंध। मतलब ऐसे समझो, हम बताएं, देखो ऐसे समझो, इधर देखो, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, ये ऐसे जुड़े थे, कितने सर? 4 जुड़े थे, 4।
अब जब रासायनिक अभिक्रिया होगी तो हो सकता है ये जो चार जुड़े थे अब वो इधर दो रह गए हों और ये दो स्वतंत्र रूप से अलग हो गए हों। मतलब क्या होता है, ये ब्रोक होते हैं, टूटते हैं और नए जुड़ते हैं, टूटते हैं नए जुड़ते हैं, लेकिन इनकी संख्या कभी परिवर्तित नहीं होती है। अगर चार शुरुआत में भाग करे हैं तो चार ही रात बाद में उत्पाद में भी मिलेंगे। अगर अभिकारक में चार ने प्रयोग किया है, चार शामिल हुए हैं, तो उत्पाद में भी चार ही होंगे, लेकिन उनकी संरचना बदल गई होगी। वो अब बॉन्ड अलग अलग तरीके से बनाएंगे। बॉन्ड मतलब जुड़ना, एक दूसरे से जुड़ाव, वो बदल जाएगा, उनका स्ट्रक्चर बदल जाएगा। ठीक है बात। तो यहां पे जैसे आप देख भी सकते हैं H2 मतलब हाइड्रोजन के दो अणु दिखाए हैं, हाइड्रोजन के दो अणु, ऑक्सीजन का एक अणु। अब ये H2 यानी कि जल के दो अणु बन के आए हैं, जल के दो अणु। अब यहां देखिए 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स हैज 4 एटम्स। जब दो ये अणु हैं तो कितने, 4 एटम्स को साथ रख रहा है, 2 दूनी 4, ये 2 एटम्स को साथ रखे हैं। लेकिन इधर देखो 2 दूनी 4, हाइड्रोजन के 4 और ऑक्सीजन क्या 2, तो ये क्या हो जाएगा 4 2 6। तो 4 और 2 6 यहां पर भी है और 4 और 2 6 यहां पर भी है। मतलब अभिकारक और उत्पाद में जो एटम्स हैं उनमें परिवर्तन नहीं हुआ है, मॉलिक्यूल के एटम्स में परिवर्तन नहीं हुआ है, वो सेम रहेंगे संख्या में, नंबर में। ठीक, आगे बढ़े, चेक योर नॉलेज, इसको स्किप कर देते हैं। ठीक, अभी बाद में मत करवाते हैं। अब हम लोग बात कर रहे हैं अभिक्रियाओं के प्रकार की, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। पहले हमने क्या देखा, रासायनिक अभिक्रिया क्या है, फिर हमने क्या देखा, रासायनिक समीकरण क्या होते हैं, अभिकारक उत्पाद क्या होते हैं, उत्प्रेरक क्या होता है, दाब बढ़ाने पर क्या हो सकता है, ताप बढ़ाने पर क्या हो सकता है, अभी हम और मॉलिक्यूल के बारे में भी देखा कितना परिवर्तन होता है। अब हम देखते हैं अभिक्रिया के प्रकारों को। ये सबसे पहली जो अभिक्रिया आप देख रहे हैं इसे कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। हिंदी में मैं लिखवा दूं क्योंकि कुछ को समस्या हो जाएगी। वियोजन, इसको ही अपघटन भी कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया, वियोजन का अर्थ है टूटना, दो जगह जुड़े थे, दो एक साथ थे, अलग अलग हो गए, वियोजन अभिक्रिया। वन कंपाउंड ब्रेक्स डाउन इन 2 प्रोडक्ट्स, एक पदार्थ अन्य 2 पदार्थों में बट जाएगा, टूट जाएगा। मतलब ये ए और बी मिलके कोई एक पदार्थ बना रहे थे, लेकिन अब ए अलग हो गया और बी अलग हो गया। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। अभी इसकी अभिक्रियाएं भी हम बता देंगे। ठीक, तो पहला वियोजन अभिक्रिया क्या होती है सर? वियोजन अभिक्रिया जब एक पदार्थ 2 अन्य पदार्थों में टूट जाता है। एक पदार्थ 2 अलग अलग पदार्थों में, 2 या 2 से अधिक भी हो सकता है, 2 से अधिक भी हो सकता है, 3 में टूट सकता है, अधिक पदार्थों में टूट जाता है, इसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। परिभाषा इसकी याद नहीं करनी है बेसिकली, बस हाँ, लेकिन इसका ये जो समीकरण है ये बिल्कुल याद कर लीजिए, ए बी इज एरो ए प्लस बी। तो जब एक पदार्थ होगा 2 में टूट जाएगा। ये है सिंथेसिस का मतलब क्या है, ये जुड़ना है, ये वियोजन था, वियोजन अपघटन। और ये है संयोजन अभिक्रिया, संयोजन मतलब जोड़ना। यहां पर 2 पदार्थ जुड़ रहे हैं, ए प्लस बी मिलकर ए बी बना दिए। तो 2 और मोर, 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस ज्वाइन एंड फॉर 1 सिंगल सब्सटेंस, 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर केवल एक पदार्थ बना दें, तो संयोजन अभिक्रिया। योगात्मक अभिक्रिया भी कहते हैं, योगात्मक मतलब जुड़ने वाली, योगात्मक अभिक्रिया। क्या ये दिख रही है? हाँ ठीक। अब ये देखिए सिंगल रिप्लेसमेंट, इसे कहते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या कहते हैं? प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्या होगा यहां पे देखो ए बी और प्लस सी और बन गया ए सी और प्लस बी। मतलब ए के साथ जो बी जुड़ा था, इस बी को हटा दिया गया ए के साथ से, और ये सी इस ए के साथ जुड़ गया बी की जगह। समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे? ए बी था पहले एक साथ, बी को हटा के सबसे लास्ट में यहां पे कर दिया देखो, और एक ने एक व्यक्ति को हटा दिया। मतलब आप ऐसे समझो, आप हमारे साथ पढ़ रहे हैं, शुरुआत से आप हमारे साथ पढ़ रहे हैं, अब आपको हटाकर किसी और प्लेटफॉर्म पे जोड़ दिया जाए और मेरे से हटा के कोई दूसरा जोड़ दिया जाए, मतलब आपको हटा दिया गया, प्रतिस्थापित कर दिए गए आप केवल एक व्यक्ति को। लेकिन यहां देखो डबल रिप्लेसमेंट, द्वि प्रतिस्थापन अभिक्रिया, दो लोगों का रिप्लेसमेंट होगा। देखो ए बी के साथ ए बी और सी डी अभिक्रिया कर रहे थे, ए बी और सी डी अभिक्रिया कर रहे थे। ए के साथ जो बी जुड़ा है इसको सी के साथ जोड़ देंगे, ए के साथ जो बी जुड़ा है ये इसने बी को रिमूव करके यहां सी के साथ जुड़ गया जाके, और जो सी के साथ डी जुड़ा है वो ए के साथ जुड़ गया जाके। मतलब ये एक इधर से बी चला गया कहां? यहां, और इधर जो डी था ये चला आया यहां। समझ पा रहे? 2 लोगों का प्रतिस्थापन हुआ है, इधर से चले गए उधर, उधर वाले आ गए इधर,
मतलब कोई अलग प्लेटफॉर्म है जहां पे आप पढ़ाई कर रहे हैं, हमने एक विद्यार्थी वहां से अपने पास बुला लिया और अपना एक विद्यार्थी उनको दे दिया, ये है द्वि प्रतिस्थापन। अब हम क्या करा, हमने क्या किया कि केवल उनका एक विद्यार्थी हमारे पास आया, उनका एक विद्यार्थी हमारे पास आया और जुड़ गया, और मेरा उसकी जगह मेरा एक हटेगा, मेरे पास सीट लिमिटेड है। अब वो एक विद्यार्थी कहीं अलग चला गया, उनके साथ जुड़ने नहीं गया है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, ये सारा प्रकार समझ में आया। थोड़े से रिएक्शंस हम देख लेते हैं। सबसे पहला जो हमने एग्जांपल लिया था, देखो जरा, हमने कहा था H2 प्लस O2, H2 प्लस O2 एरो, यहां पे H2O बना दिया, जल बना दिया। बताओ भैया कैसी ये विक्रिया है, जल्दी बोलो, बोलो भाई। हमने लिखा Mg प्लस HCl, Mg प्लस HCl, एरो लगाया, लिख दिया MgCl, और प्लस में हाइड्रोजन गैस। ये संतुलित नहीं है, संतुलित करना अगले वीडियो में सिखाएंगे। तो ये दूसरी लिख दी मैंने, एक और लिख दी मैंने, क्या लिख दी मैंने, H2 हाइड्रोजन प्लस H2 प्लस, ये नहीं, रुक जाओ जरा, रुक जाओ जरा, रुको, इसका उल्टा कर दो जरा, रुक जाओ, ये कर लो उल्टा। H2O लिख दिया मैंने, H2O को वियोजित कर दिया किसमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, हाइड्रोजन ऑक्सीजन। ये बताओ तीनों में से कौन से प्रकार की अभिक्रिया है, ध्यान से देखिएगा। यहां पर हमने कहा ये A है, इसे कहा B है, मतलब A और B जुड़कर एक C बना रहे हैं। बैक चले जाओ, A और B जुड़कर एक नया C बना रहे हैं, या AB हो जा रहे हैं। हम कहेंगे सर ये आपकी योगात्मक अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया है, संयोजन जोड़ने वाली है, संयोजन अभिक्रिया। इधर MgHCl, अब देखना Mg के साथ अभी कुछ नहीं जुड़ा था, लेकिन ये Cl भाई साहब उठ के आया और Mg के साथ जुड़ गया, बना लिया MgCl, और हाइड्रोजन को अलग फेंक दिया, हाइड्रोजन को अलग कर दिया। ये क्या है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, प्रतिस्थापन। इसमें दो, अगर ये इसमें क्या होता, इसके साथ भी मान लो कुछ जुड़ा होता, A जुड़ा होता, और ये A को हाइड्रोजन के साथ जोड़ देता, तो फिर क्या हो जाता, ये द्वि प्रतिस्थापन। अभी दिखा देते हैं, ठीक। अब ये H2O जल केवल एक था, एक पदार्थ दो टुकड़ों में टूट गया, वियोजन हो गया सर, वियोजन हो गया, वियोजन। अब यहां पे देखो हमने कहा MgO है, MgO एरो लगा दिया, MgO सॉरी एक सेकेंड, MgO की अभिक्रिया कराओ, एरो ना लगाओ भी। MgO अभिक्रिया कर रहा है HCl के साथ, एरो लगाओ। अब Mg के साथ क्या होगा, Cl जुड़ेगा, ये जुड़ गया MgCl, लेकिन ये ऑक्सीजन है और ये हाइड्रोजन है, तो ये आगे जाके H2O बना लेंगे। तो ये अब देखो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन यहां चला गया और ये Cl Mg के साथ चला आया, द्वि प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। क्या ये सारी बातें समझ में आई हैं? तो ये अब किस प्रकार की अभिक्रिया, जो हमने शुरुआत में उदाहरण लिया था, यहाँ पे दो लोग मिल रहे हैं और एक नया पदार्थ बना रहे हैं, संयोजन अभिक्रिया है। रिव्यू कर लीजिए इसका, संयोजन अभिक्रिया, शुरुआत से हम इसको ही उदाहरण में लेके आए। हाँ, अब देखिए रियल लाइफ उदाहरण देखिए जरा। व्हाट रियल लाइफ केमिकल रिएक्शन डू यू ऑफन एनकाउंटर, मतलब आप अपने आसपास किस तरीके से साधारण जीवन में, रियल लाइफ में देखी है क्या आपने केमिकल रिएक्शंस, रासायनिक अभिक्रियाएं? जरूर देखी है। अब मैं दिखाता हूं, ये फिगर बहुत अच्छा है, बहुत इंटरेस्ट से देखिएगा इसको। इसमें सबसे पहला दिखाया है बर्निंग वुड, जलती हुई लकड़ी रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के किसी भी पदार्थ को जलाया नहीं जा सकता है। फिर से सुन लीजिए, बिना ऑक्सीजन के किसी भी पदार्थ को जलाया नहीं जा सकता है। इसीलिए जब आप कहीं भी बर्निंग वाली संरचना देखें तो आप कहेंगे कि ये केमिकल रिएक्शन रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। आप कहीं भी फल को खराब होते देखें, फ्रूट आपके क्या हो रहे हैं, खराब हो रहे हैं, सड़ रहे हैं, टमाटर सड़ रहे हैं आपके, ये सर ये रासायनिक अभिक्रिया है, ये रासायनिक अभिक्रिया है। दूध का दही में बदल जाना, दूध आपने रखा, उसका दही आप खा रहे हैं, तो ये एक रासायनिक अभिक्रिया है, ये एक रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है। और हाँ, ये देखिए रेस्टिंग मेटल, मतलब पदार्थों का जंग लगना, पदार्थों पर जो जंग देखते हैं, लोहे पर जंग लग जाती है, तो वो सारी कैसी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। यूजिंग बैटरी, आप बैटरी का प्रयोग कर रहे हैं, रासायनिक ऊर्जा है। आपका भोजन पच रहा है, डाइजेशन, आपने खाना खाया और वह भोजन आपके शरीर में ऊर्जा देने लगा, पच गया, यह एक रासायनिक अभिक्रिया है। थॉरिंग मिल्क, मतलब दूध का फट जाना, यह भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। एक्सप्लोडिंग फायरवर्क, जितने भी कहीं विस्फोट हो जाना या आप पटाखे चला रहे हैं, सारी चीजें रासायनिक अभिक्रिया से ही संपर्क में चल रही है। फोटोसिंथेसिस, जिसकी हमने इमेज सबसे शुरुआत में दिखाई थी भाई, सबसे शुरुआत में दिखाई थी ना, प्रकाश संश्लेषण, यह भी रासायनिक अभिक्रिया है। जल्दी से दिखा देता हूं मैं उस इमेज को, अभी वो समझ में आएगी। ये देखो यहाँ पे एक ये पेड़ है, पेड़ अपनी जड़ों से, रूट है ये, इसकी जड़ें हैं, जड़ों से जल वाटर ले रहा है, मिनरल्स ले रहा है। इधर कार्बन डाइऑक्साइड
एटमॉस्फेयर मतलब वायुमंडल से ले रहा है, और सूर्य की सनलाइट एनर्जी ऊर्जा के रूप में उपयोग कर रहा है। कितनी चीजें, सनलाइट उपयोग कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, पानी ले रहा है, इधर से मिनरल्स ले रहा है, इसके बाद ऑक्सीजन हमारे लिए प्रोड्यूस कर रहा है वायुमंडल में, ऑक्सीजन छोड़ रहा है, ग्लूकोज छोड़ रहा है, एटमॉस्फेयर में ग्लूकोज छोड़ रहा है ये। तो ये प्रकाश संश्लेषण की जो घटना हो रही है ये आपकी रासायनिक अभिक्रिया है, केमिकल रिएक्शन है भाई। तो ये सारी बातें उम्मीद है आपको सारी की सारी क्लियर हुई होंगी, और बिना किसी प्रॉब्लम के आप अब समझ सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक समीकरण क्या होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद क्या होते हैं, उत्प्रेरक क्या होते हैं, दाब बढ़ाने पर ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया किस प्रकार से परिवर्तित होती है या प्रभावित होती है, उसके बाद अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है। इसमें एक प्रकार अभिक्रिया क्या रह गया है क्लास 10th वालों के स्तर से अगर मैं कहूं, उसको कहते हैं ऑक्सीडेशन। आज उपचयन अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया, उसको हम जल्दी से कवर करेंगे एक अलग वीडियो में। और इसके साथ जो भी आपने समीकरण देखे ना, रासायनिक समीकरण, केमिकल रिएक्शंस, ये सारी जो केमिकल रिएक्शंस थी ये इनबैलेंस थी। ये केमिकल रिएक्शंस ये वाली तो बैलेंस है, इनको संतुलित किया जाता है, बैलेंस किया जाता है। इनको संतुलित करना मैं अगले वीडियो में सिखाऊंगा। तो आप लोग हरी सरनम लर्निंग हब को इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जो मजेदार वीडियो है आपको वो आगे वाली भी मिलते रहे। अगर आप अभी तक रुके रहे हैं, इस वीडियो को लास्ट तक देखे हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपका धन्यवाद है इस वीडियो को अभी तक देखने के लिए। लेकिन धन्यवाद मुझे नहीं, धन्यवाद आपको करना चाहिए कि मैं इस तरीके से आपको सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा रहा हूं। बिल्कुल, ये धन्यवाद मेरी तरफ से नहीं, आप लोगों की तरफ से होना चाहिए। कमेंट बॉक्स में आप लिखिए सर थैंक यू फॉर दिस कंटेंट, आप लोग धन्यवाद कीजिए, ठीक है। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे हरी सरनम लर्निंग हब को, सभी लोग भैया सब्सक्राइब वाला बटन दबा दीजिए। आप लोग अगर अभी तक देखते रहे हैं, सारा वीडियो आपने देखा है, आप 10% टॉपर वाली लिस्ट में हैं, आप टॉपर्स में हैं आप। क्यों सर टॉपर्स कह रहे हैं आप? क्योंकि शुरुआत में लगभग अगर 100% लोग देखना शुरू करते हैं, 100% लोग एक वीडियो को देखना शुरू करते हैं, 50% आधे बच्चे उस वीडियो की शुरुआत को देखकर छोड़ देते हैं, ठीक है। पढ़ाई वाली वीडियो की मैं बात कर रहा हूं, ठीक। उसमें से भी 20% लगभग 90% 80% वीडियो देखते हैं, और 10% ऐसे होते हैं जिनको वास्तव में पढ़ना होता है, वो अंत तक वीडियो को देखते हैं, सारी चीजों को समझते हैं। किसी भी अध्यापक के कितने भी किस तरीके से उसके डायमेंशंस हो सकते हैं, बड़े बड़े आयाम हो सकते हैं, सारी चीजें वो किस तरीके से एक्सप्लेन कर रहा होता है, ये सारी चीजें वो 10% बच्चे ही देखते हैं, और वही चीजों को समझ कर आगे टॉपर्स की श्रेणी में सम्मिलित हो जाते हैं। तो आप भी टॉपर्स बनिए। क्यों? क्योंकि आप जब भी किसी भी अच्छे वीडियो को देखें, किसी भी अपने पढ़ाई के रिलेटेड वीडियो को देखें, आप पूरा वीडियो देखें, कॉन्सेंट्रेट करें कि हाँ चीजें किस तरीके से समझाई बताई जा रही हैं। तो ज्यादा बात करते ना हुए आगे बढ़ते हैं और फिनिश करते हैं इस पूरी क्लास को। आप लोग चीजों को समझते रहिए, पढ़ते रहिए, और इस साल आपका बेहतरीन रिजल्ट आए, इसके लिए शुभकामनाएं आप सभी को, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय श्री हरि सभी को।